हम लोग क्या देखेंगे, भस्म के गुणों के बारे में देखेंगे बच्चों। भस्म के गुण लिखा जाए, हेडिंग लगाओ, भस्म के गुण, भस्म के गुण। इसका ज़्यादा गुण नहीं लिखना है, बस कुछ कुछ जो जरूरी बातें हैं है ना उनको लिखते हैं। सबसे पहला बात बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भस्म जो होते हैं, भस्म स्वाद में कैसा होता है प्यारे बच्चों, कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, कड़वा होता है। दूसरा गप यह कह सकते हैं बच्चों, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया जो होगा प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं बच्चों, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ क्या बच्चों, अभिक्रिया। ये दूसरा पॉइंट लिख देंगे हम लोग, है ना। भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया। एक भस्म बोला जाए प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, NaOH। अम्ल में क्या लिख दे बच्चों, HCl। तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl प्लस क्या, H2O। क्या बच्चों ये लवण बना क्या, ठीक है। और ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा भस्म, क्या है, और ये क्या है, अम्ल। जब भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों तो क्या देता है, उदासीन लवण देता है। क्या देता है, उदासीन लवण, और क्या देता है, जल देता है। यानी यह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब भस्म अम्ल से अभिक्रिया करती है, किसे, अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या देता है बच्चों, उदासीन, उदासीन लवण तथा जल, उदासीन लवण तथा जल प्रदान करती है। क्लियर है बच्चों। जब भस्म की अभिक्रिया जो है अम्ल के साथ करवाएंगे तो उदासीन लवण तथा क्या प्रदान करेगा, हमें जल प्रदान करेगा। तो हम लोग ये लिख देना, उदाहरण लिख देना यहाँ पर, ये वाला आराम से। क्लियर है बात। नंबर 3, भस्म का जल से अभिक्रिया, भस्म का जल से अभिक्रिया, चलिए देखा जाए। तो भस्म का जल से अभिक्रिया प्यारे बच्चों, जैसे अगर ले लें हम लोग एक भस्म, जैसे NaOH लिए और प्लस कर दिए हम लोग क्या, H2O। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा जल के साथ अभिक्रिया ना, भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। तो ये क्या देंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ ये क्या बन जाएंगे रे, NaOH प्लस H2O। तो ये हो जाएगा Na प्लस OH क्या प्यारे बच्चों, माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, ऊष्मा प्रदान करेगा, नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं बच्चों कि भस्म को जब हम लोग जल इसमें डालेंगे या भस्म को जब जल में डालेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा बच्चों, ऊष्मा मिलती है। यानी बोल सकते हैं बच्चों, जब भस्म जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन के साथ ऊष्मा प्रदान करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए उतारा जाए इसको, हो गया, समझ लो एक बार। भस्म का पता ही है बच्चों कि स्वाद में कैसा होता है, ये कड़वा होता है। भस्म का किससे अभिक्रिया प्यारे बच्चों, अम्ल के साथ अभिक्रिया। उदाहरण में ले लेंगे, जैसे क्या, भस्म कौन है बच्चों, NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। NaOH प्लस HCl एक अम्ल है, मिला तो क्या बना, उदासीन लवण, और क्या बना, जल बना बच्चों। यही बात यहाँ पर हमने लिखा है कि जब भस्म को अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा, है ना। उसके बाद आ जाओ बच्चों अगला पॉइंट, भस्म का जल से क्या बोलो, अभिक्रिया। तो भस्म में कौन आ गया, NaOH। जल में जब इसको हम लोग घुला देते हैं, मिला देते हैं, तो सोडियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है ना, और साथ में क्या मिलता है बच्चों, ऊष्मा मिलती है। अब देखो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने
परवल अम्ल के बारे में समझा कि परवल अम्ल क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया है ना कि परवल अम्ल का मतलब यह होता है जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा, वही परवल अम्ल कहलाएगा, है ना, वही ताकतवर अम्ल कहलाएगा। और जो अंशतः आयनित होगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी वही होगा बच्चों, जो भस्म जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, परवल भस्म कहलाएगा या परवल क्षार कहलाएगा। और यही भस्म जब अंशतः आयनित होगा तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल भस्म कहलाएगा या दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म आता है प्यारे बच्चों, परवल भस्म और दुर्बल भस्म का। तो लिखा जाए बच्चों, हैशटैग लगा देना, इसी में लिख देना परवल भस्म एवं दुर्बल भस्म, या बच्चों इसी को कहेंगे क्या, क्षार, है ना, परवल भस्म, दुर्बल भस्म या क्षार। तो स्टार पॉइंट में लिखेंगे बच्चों परवल भस्म क्या होता है, वैसा भस्म जो, क्या बोल सकते हैं बच्चों, वैसा भस्म जो जल में लगभग, जल में हाँ लगभग पूर्णतः, जल में लगभग पूर्णतः क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयनित होकर हाइड्रोक्साइड बहुत सारे, बोलो क्या, हाँ बहुत सारे या अत्यधिक मात्रा में, या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, अत्यधिक, हाँ अत्यधिक मात्रा में कौन सा आयन प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, परवल भस्म कहलाते हैं, परवल भस्म कहलाते हैं। क्लियर बात है बच्चों। परवल भस्म का मतलब क्या, जो लगभग पूर्णतः आयनित होकर बहुत सारे या अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा, वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, परवल भस्म। उदाहरण ले लेंगे हम लोग, उदाहरण ले लेंगे, कोई दो उदाहरण ले लो, NaOH और क्या प्यारे बच्चों, KOH इत्यादि कर लेना इसमें, ठीक है। चलिए उतारा जाए। चलिए अब आता है बच्चों दुर्बल भस्म, है ना, दुर्बल भस्म। तो क्या कहेंगे बच्चों, वैसा भस्म जो जल में अंशतः आयनित होकर बहुत कम कौन सा आयन प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण में ले लेंगे बच्चों NH4OH, MgOH2, CaOH2 इत्यादि कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। MgOH2 का दूसरा नाम कोई कहेगा बच्चों, क्या नाम है इसका दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम भी है, क्या बोलो तो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ से एक सवाल तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परवल भस्म क्या है या दुर्बल भस्म क्या है, ये पूछ सकता है बच्चों दोनों में से। दुर्बल मतलब कमजोर, परवल मतलब क्या रे, ताकतवर। तो दुर्बल मतलब कमजोर होगा तो जल में अंशतः आयनित होगा, और परवल मतलब क्या, ताकतवर, जो लगभग पूर्णतः क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ठीक है। तो परवल में क्या होगा, OH माइनस क्या होगा बच्चों, बोला जाए बहुत सारा निकलेगा, बहुत सारा OH माइनस आयन बहुत सारा निकलेगा, और दुर्बल में क्या होगा, बहुत कम निकलेगा। क्लियर। कितना नंबर होगा, 4। लिखा जाए प्यारे बच्चों, भस्म का अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है, भस्म का अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया।
चलो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, भस्म का और धातु के ऑक्साइड, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्राकृतिक रूप से ये अम्लीय होता है। पूछेगा ये सवाल भी बहुत बच्चों, ये सवाल पूछा जाता है। सुनिए सवाल क्या रहेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। धातु के ऑक्साइड लिख रहे हैं हम, और एक लिख रहे हैं प्यारे बच्चों अधातु के ऑक्साइड। अधातु के क्या बच्चों? ऑक्साइड। एक क्या है? धातु के ऑक्साइड, और दूसरा क्या है? अधातु के ऑक्साइड। देखो प्यारे बच्चों, धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कहलाएंगे बच्चों क्या, बोलो तो भस्म, और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे प्यारे बच्चों वो कहलाएंगे क्या? अम्लीय। यानी कि मतलब अधातु, कार्बन क्या है प्यारे बच्चों? अधातु है। अधातु में ऑक्सीजन लगा तो वो प्राकृतिक रूप से क्या हो गया? अम्ल। वहीं अगर बच्चों वहीं पर अगर हम लोग CuO लगाते तो बताओ ये क्या बनता? भस्म रहता, क्योंकि कॉपर क्या है प्यारे बच्चों? धातु है, और धातु के साथ क्या लगा? ऑक्सीजन। तो धातु के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे बच्चों? भस्म कहलाएंगे। वहीं अगर NaO लिख दिए तो भी ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? भस्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भस्म, क्योंकि सोडियम क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। क्या है? धातु है। अगर हम लोग CO2 के जगह NO2 लिख दिए बच्चों तो क्या कहलाएगा? ये अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है बच्चों? और धातु लगा हुआ है। जैसे हम लोग बच्चों कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे आपको कह देगा बच्चों कि चलो ये हो जाएगा, जैसे कि बोल दिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों, पूछा जाएगा ये अम्ल है कि भस्म है, तो सल्फर क्या है बच्चों? अधातु है। गैस है ना, सल्फर क्या है? अधातु है। अधातु से कौन मिला बच्चों? ऑक्सीजन। तो अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? अम्ल कहलाएंगे। सारा गप समझ में आ गया? गप समझ में आया? धातु के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे बोलो? भस्म, और अधातु के ऑक्साइड अम्ल। ये दिमाग में रखिएगा। तो ये अधातु है तो क्या बना बच्चों? अम्ल। इसके साथ में हमने दे दिया बच्चों CaOH2, तो ये क्या है बच्चों? भस्म। प्रबल है कि दुर्बल है? प्रबल है कि दुर्बल है? दुर्बल है। तो इसके साथ मिला बच्चों तो ये बना CaCO3 बना। अब प्लस क्या बन गया प्यारे बच्चों? जल बन गया, यानी H2O। देखो तो CaCO3 एगो H, हाँ ठीक, क्लियर है। तो ये क्या है बच्चों? कैल्शियम। नाम बोलो इसका। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट। और इधर तो जानिए रहे हो बच्चों जल है। ये क्या है प्यारे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों? कैल्शियम, हाँ, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये तो अम्लीय हो गया। तो अब ये कहेंगे बच्चों कि अधातु के ऑक्साइड का भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ वाला देखो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। बस यही गप लिखना है, काम खत्म। चलिए उतारिए इसको। कुछ मिटा है ना? लिख देंगे भस्म का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कि लिख देंगे भस्म का अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर जल का निर्माण होता है। भस्म का सूचक के रंग में परिवर्तन। कितना नंबर होगा अगला? ये कितना था? 5 था ना? 4 था, और इधर आ जाएगा क्या? 5। लिखा जाए बच्चों, भस्म का सूचक में रंग परिवर्तन। बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर लिख देना है सूचक, और इधर लिख देना है बच्चों क्या? रंग या भस्म। चलो रंग ले लो,
भस्म के रंग। चलिए, तो पहला सूचक हम लोग ले लेते हैं बच्चों, क्या? लिटमस। क्या होगा प्यारे बच्चों? लिटमस। भस्म में कैसा रंग का होगा बोले थे अभी? बोलो जल्दी से, नीला। ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चों मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पीला हो जाएगा। अब तीसरा हो जाएगा बच्चों फेनोप्थलीन, है ना? फेनोप्थलीन होगा, फेनोप्थलीन। ठीक है, फेनोप्थलीन होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? गुलाबी होगा ना। चलिए, चौथा नंबर में बोल सकते हैं बच्चों हल्दी। हल्दी क्या होगा यहाँ पर? लाल भूरा, लाल भूरा। और जो बचा, क्या बचा? पांचवा नंबर में कौन बचा? लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? लाल गोभी का पत्ता हरा रंग का हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, लिख दो। 5 ठो लिख दिया, काफ़ी। छठा नंबर बच्चों, पीएच स्केल में इसका प्रभाव पीएच स्केल में इसका प्रभाव। तो बच्चों पीएच स्केल में इसका प्रभाव में हम लोग क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यस या नो, है ना? इसको पॉइंटेज भी कहते हैं ना। पॉइंटेज मतलब बच्चों पावर। तो अब पीएच स्केल में क्या होगा बच्चों? पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं? बोलो जल्दी से, 14 तक होते हैं। 7 में जो होता था बच्चों, ये क्या कहलाता था? उदासीन। और 7 से जो कम होता है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है? बोलो जल्दी से, अम्लीय। और 7 से जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? भस्मीय या क्षारीय। भस्म या क्षारीय कहलाएगा बच्चों। तो यानी ये कहेंगे कि अगर कोई विलयन जो है भस्म है तो उसका पीएच स्केल में 7 से अधिक मान होगा। क्या बोलेंगे बच्चों? यदि कोई, क्या बोलेंगे, विलयन क्या है बच्चों? भस्म है, तो पीएच स्केल में उसका मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। चलिए, लिखा जाएगा बच्चों, यदि कोई विलयन भस्म है, भस्म या क्षारीय है, तो उसका पीएच स्केल में मान 7 से अधिक होगा, जैसे प्यारे बच्चों NaOH का पीएच मान क्या होगा बच्चों? पीएच मान कितना हो जाएगा? 14। अब हमारे मान लो रक्त का पीएच मान अगर देख लें, पीएच मान जो है वो कितना हो जाता है बच्चों? 7.4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उदाहरण ले सकते हैं बच्चों। एक सवाल था प्यारे बच्चों कि 10 पे पावर अगर -4 है, ठीक है, तो ये अम्ल है या भस्म है? सवाल है 10 पे पावर -4 है, क्या ये अम्ल है या भस्म है? सब कंफ्यूज में आ गए, सर कैसे हुआ? ध्यान से सुनना, 10 पे पावर -4 है ना प्यारे बच्चों, याद करो कि 10 पे पावर जो -7 था तो उसका पीएच मान में क्या था? 7 था और उदासीन कहलाता। तो 10 पे पावर क्या है प्यारे बच्चों? -4 है, तो इसका मतलब यह होगा कि इसका पीएच स्केल में मान क्या होगा? 4 होगा। क्योंकि ये 7 से कम है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? अम्लीय कहलाएगा। समझ में आ गया बात? तो अम्लीय और भस्म पावर को देख लेना, उसके बाद बना लेना। ठीक है, अब बोल दिए बच्चों 10 पे पावर -11, बोलो ये अम्लीय है या भस्म है? भस्म है, क्योंकि पीएच मान इसका कितना है प्यारे बच्चों? 11 है। बस खत्म बात। ठीक है, तो याद रखना।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों लवण, ठीक है। अच्छा बचाओ तो जल्दी से, पीत, पीत अम्ल है या क्षार है? पीत, पीत क्षारीय है। पीत क्या है? क्षारीय है। कितना अनुपात होता है इसका मान? पीएच स्केल में मान कितना होता है? 7.8। कभी कभी एग्जाम में सवाल जानते हो क्या रहता है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो देखो अम्ल से लेकर, जैसे हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 से लेकर अगर दिया रहे 8.8 तक, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में मार देना इसको, क्योंकि अम्ल से लेकर क्षारीय तक हमारे शरीर में मौजूद रहता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षारीय है तो वो है पीत, है ना? कौन है? पीत, जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, जिसका स्वाद कैसा? तीता टाइप का लगता है, नहीं लगता है? पीत। और पीत का तो काम भी है, शरीर में पीत का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना। क्या करना? वसा का पाचन करना। और ये पीत बच्चों, यह पीत जो है बच्चों, जो भी जानवर वसा को खाता है, यानी पहले मांसाहारी चीज़ों को खाता है, तो उसमें ये मौजूद रहता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं ना, हरे रंग का होता है, थोड़ा हरा पीले रंग का होता है, ये मौजूद रहता है, ठीक ना। और इसका निर्माण कौन करता है बच्चों? पीत का निर्माण कौन करता है? जल्दी से बताइए। यकृत करता है। और ये पीत कहाँ जाकर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, ठीक। और ये पीत जो है कहाँ जाकर मिलता है? पीत कहाँ जाकर मिलता है? मतलब कहाँ जाएगा? छोटी हाथ में जाके मिलेगा, है ना, है ना। किसकी बात करेंगे? लवण। ये लवण वाला जो पार्ट है बच्चों बहुत बड़ा है। साल्ट यानी नमक, जिसके बिना जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं। क्या? बिना नमक के कोई रह भी नहीं सकता है ना। नमक में ऐसा क्या पाया जाता है बच्चों जो हमारे हृदय की गति के लिए जिम्मेदार होता है? अगर हम लोग नमक ना खाएं तो क्या होगा? सवाल ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग नमक ना खाएं तो क्या होगा, और क्या सभी जानवर नमक खाते हैं, हाँ या ना? क्या होना चाहिए? यस तो क्यों, नहीं तो क्यों? फंस गया सवाल? क्या? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखो सुनो, कोई भी जानवर जिनमें रक्त पाया जाता है, उन रक्त को उनके रक्त के संचालन के लिए उसमें हृदय मौजूद रहता है। और हृदय की गति को बनाए रखने के लिए सोडियम जिम्मेदार होता है, सोडियम। और वह सोडियम केवल और केवल बच्चों नमक से उसको प्राप्त होता है। तो वह जानवर नमक कैसे खाता होगा, कैसे प्राप्त करता होगा? तो वो क्या करता है, चट्टानों को या मिट्टियों को खोद कर उसको वो चाट कर उससे वो नमक प्राप्त करता है। और हम मनुष्य क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग नमक का इस्तेमाल कैसे प्राप्त करते हैं? तो समुद्र में है 95% बच्चों नमक जो है हम लोग समुद्र के वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। नमक भी बच्चों कई प्रकार का होता है। एगो देखता होगा सेंधा नमक, जिसको काला नमक कहते हैं। काला नमक को बच्चों मिट्टियों को खोद कर प्राप्त किया जाता है, यानी चट्टानों को खोद कर वो काला नमक को प्राप्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये बात बता दें, नमक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे। सबसे पहला चीज़ है कि नमक के द्वारा ही हमारे शरीर को आयोडीन की प्राप्ति होती है, क्योंकि नमक में क्या मौजूद रहता है प्यारे बच्चों? आयोडीन मौजूद रहता है, तो आयोडीन की प्राप्ति हो गई, है ना, जिसको हम लोग सोडियम आयोडाइड भी कहते हैं ना, आयोडीन की प्राप्ति। आयोडीन की प्राप्त होने से क्या होता है बच्चों? ग्वाटर जैसे रोग नहीं होते हैं, यानी घेंघा जैसे रोग नहीं होते हैं। दूसरा बच्चों, हमारे मस्तिष्क को संतुलन बनाए रखता है और तेज बनाए रखने का भी काम यही आयोडीन करता है।
आयोडीन की कमी से बच्चों बालक या बालिका मंद बुद्धि हो जाता है, यानी उसका दिमाग सही रूप से नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब है कि इसके आयोडीन की इसके कमी हो गई है। उसके बाद शरीर में रक्त के संचालन के लिए, सीधा सुनो, शरीर में रक्त के संचालन के लिए हमारा हृदय मौजूद रहता है, और हृदय को गति प्राप्त होने का, गति जो है बच्चों वो सोडियम से ही प्राप्त होता है। आपने रक्तचाप के बारे में सुना होगा, ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। ब्लड प्रेशर हाई वाले लोगों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, यानी उसे ये बोला जाता है कि भोजन के ऊपर नमक छिड़क कर ना खाएं, जो भोजन पकाते हैं उसी समय नमक का उपयोग करें और ऊपर से छिड़क कर ना खाएं। तो अगर खा लिए तो क्या हो गया, कौन सा पाप कर दिए हम लोग? तो पाप ये हो गया बच्चों कि आपको डायरेक्ट नमक जा रहा है, जिसके कारण उस नमक में मौजूद सोडियम जो है वो रक्त को, सोडियम क्या करता है, रक्त को जो है ना और तेज गति, मतलब हृदय को और तेज गति प्रदान करता है, और जिसके कारण क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। देखो हृदय अगर ज़्यादा पंप करने लगेगा बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनमें प्रेशर बढ़ने लगेगा, और धमनियों में प्रेशर बढ़ने के कारण वह धमनियां फट जाएगी, और फटने के कारण हार्ट अटैक आ जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए, और जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको बोला जाता है कि नमक की सलाह दी जाती है कि आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा करके इस्तेमाल करें। नमक डायरेक्ट ही हमारे हृदय पर जो बच्चों वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो नमक हमें एक निश्चित मात्रा में हम लोगों को चाहिए। केमिस्ट्री में क्या कहता है बच्चों, नमक में इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक बांटा गया बच्चों सामान्य लवण में, नमक दरअसल बच्चों लवण ही है, साल्ट अंग्रेजी नाम है इसका। तो लवण को बच्चों 3 भागों में बांट दिया गया। एक कहा गया सामान्य लवण, दूसरा कहा गया अम्लीय लवण, तीसरा कहा गया भस्मिक लवण, यानी इसको 3 कैटेगरी में बच्चों बांट दिया गया। अब बोला गया भैया सामान्य लवण क्या होता है। सामान्य लवण के बारे में ये बोला गया प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम लोग सामान्य लवण के बारे में कहेंगे तो सामान्य लवण वैसा लवण होगा जिसमें ना तो H होगा ना ही OH होगा, ये दोनों अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वो सामान्य लवण कहलाएगा प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम लोग कह देंगे NaCl, देखो NaCl में कहीं भी कोई H है क्या, कोई OH है क्या, नहीं है, तो ये कैसा लवण होगा प्यारे बच्चों, सामान्य लवण होगा। दूसरा हो जाएगा बच्चों KCl, ये भी कैसा होगा बोलो, सामान्य लवण होगा, इसमें कोई भी H लगा हुआ नहीं है, OH लगा हुआ नहीं है, तो ये भी एक सामान्य लवण हो जाएगा बच्चों। जैसे हम लोग कहेंगे CuSO4 बच्चों, कॉपर सल्फेट, ये भी लवण है बच्चों, इसमें भी आप देखो ना तो H कहीं लगा हुआ ना ही OH कहीं लगा हुआ है, तो ये भी कैसा लवण होगा प्यारे बच्चों, सामान्य लवण। ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है, डायरेक्ट सवाल पूछ देगा। तो ये दिमाग में रखना है कि जिसमें H और OH नहीं होगा वही हमारा सामान्य लवण का उदाहरण होगा। अब बोला कि अम्लीय लवण क्या है प्यारे बच्चों, यानी अम्लीय लवण के बारे में बोल दिया, तो बोला गया क्या कि वैसा लवण जिसमें H हो लेकिन OH नहीं हो, H हो वो कहलाएगा क्या प्यारे बच्चों, अम्लीय लवण कहलाएगा। जिसमें H की मात्रा अवेलेबल हो, जिसमें H की मात्रा अवेलेबल हो वो कहलाएगा बच्चों क्या, हमारा अम्लीय लवण कहलाएगा। जिसमें कुछ उदाहरण भी दिया है बच्चों, जैसे लिख दिया क्या, अम्लीय लवण में NaHSO4, NaHSO4, देखो बच्चों यहाँ पर H आया है क्या, तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, अम्लीय लवण। जैसे अम्लीय में हम लोग पढ़ते थे बच्चों कि H+ आयन प्राप्त होगा, बस यहाँ पर वही गप है बच्चों कि जिस लवण में देख लेंगे H है वो क्या कहलाएगा बोलो, अम्लीय लवण। इसी तरह से बच्चों भस्मीय लवण में कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, भस्मीय लवण। तो भस्मीय लवण में क्या मौजूद रहेगा, OH, क्या मौजूद रहेगा, OH, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, भस्मीय लवण कहलाएगा। जिसमें OH रहा वो क्या कहलाएगा, भस्मीय लवण। जिसमें H रहा वो क्या कहलाएगा, जिसमें H और OH दोनों ही नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, यहीं से ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। क्लियर बात है बच्चों।
क्लियर बात समझ में आया। और एक बात बच्चों यहाँ पर बता देते हैं तुमको कि परबल अम्ल, बोलो क्या बच्चों, परबल अम्ल प्लस परबल भस्म, बोलो क्या, परबल भस्म, जब ये दोनों आपस में मिलता है प्यारे बच्चों तो ये उदासीन लवण बनाता है। उदासीन क्या बनाता है, लवण बनाता है, जिसका पीएच मान कितना के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर परबल अम्ल है प्यारे बच्चों और दुर्बल भस्म है, क्या है बोलो, दुर्बल भस्म है, ये अभी लिखाएंगे ये सब, दुर्बल भस्म है तो ये बनाएगा प्यारे बच्चों क्या हमारा, ये बनाएगा हमारा अम्लीय लवण। कैसा लवण बनाएगा, हाँ कैसा बनाएगा, अम्लीय लवण बनाएगा बच्चों। और अम्लीय लवण का पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। जहाँ अम्लीय लवण बोल दिए यानी अम्ल की मात्रा, और अम्ल की मात्रा होगा तो पीएच में 7 से क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग ये कहेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज़ है, जैसे हम लोग कह दिए बच्चों कि परबल भस्म है, क्या है बच्चों, परबल भस्म और दुर्बल अम्ल, बोलो दुर्बल अम्ल, तो अगर ये परबल अम्ल, परबल भस्म और दुर्बल अम्ल मिलेगा प्यारे बच्चों तो ये क्या बनाएगा बोलो तो, परबल, परबल क्या बना देगा बच्चों, ये कैसा लवण बनाएगा, भस्मीय लवण बनाएगा। कैसा लवण बनाएगा, भस्मीय लवण बनाएगा, जिसका पीएच मान क्या होगा बोलो, 7 से अधिक होगा। अब कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सामान्य लवण का पीएच मान 7, अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम, भस्मीय लवण का पीएच मान क्या हुआ, 7 से अधिक। क्यों, क्योंकि भस्म लग गया उसमें इसीलिए 7 से अधिक हो गया, अम्ल लग गया इसीलिए उसमें 7 से कम हो गया। और तुम्हारा क्या सामान्य है, मतलब नॉर्मल है, उदासीन है, तो इसमें क्या लग गया बच्चों, 7 लग गया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अभी लवण के बारे में ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे बच्चों, एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लवण का निर्माण होता कैसे है, बार बार लिखाया जा चुका है। जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का तथा जल का निर्माण होता है, लिखा है कि नहीं। जब जब लवण का निर्माण होता है तब तब जल का भी निर्माण होता है, हाँ या ना बोल। चल, जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ, सेंटेंस मैच नहीं कर रहा था है ना, इसलिए काट दिए के साथ, अब बोलेगा तो फिर कट जाएगा। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे बच्चों उदाहरण ले लेंगे एक ठो, क्या बोलो तो, अम्ल में ले लो एगो क्या, परबल अम्ल, क्या रे, HCl, और परबल भस्म, परबल भस्म बोला जाए क्या ले लेंगे, Na, इससे परबल तो है ही नहीं कोई, है ना। और ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा प्यारे बच्चों, H2O। एक कमाल बात ये भी है बच्चों कि शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों परबल अम्ल, है ना, याद आया हमने ये चीज़ लिखा था, परबल भस्म, है ना। तो ये क्या बन गया बच्चों, उदासीन लवण। ये ना तो अम्लीय होगा ना ही भस्मी होगा, ये उदासीन होगा, है ना। और ये शुद्ध जल, ये भी बच्चों क्या होता है, उदासीन होता है। दोनों उदास होता है बच्चों, उदास। उदास होने के लिए पीएच कितना होना होगा, हाँ 7 होना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बोलोगे। हाँ, लवण के आंखें खुल गई तुम लोगों की ना। लवण के बच्चों के आप प्रकार, लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। उम्मीद है तुम लोगों के हाथों की स्पीड बढ़ चुकी होगी। चलो देखो, तो बच्चों लवण के प्रकार में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला नंबर 1 में देखेंगे, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। लवण जो है मुख्यतः आप लोग जानते होंगे NaCl, एगो फेमस लवण ये है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम लोग लिख रहे हैं Na2SO4 और इन दोनों में देखो फर्क क्या होगा बच्चों, ये प्लस और ये क्या,
ये प्लस और ये क्या, ठीक है। जहां पर सोडियम मौजूद रहेगा वो प्लस में रहेगा, जहां क्लोरीन मौजूद रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में। इसको कहा जाएगा बच्चों क्लोराइड के लवण, इसको क्लोराइड के लवण, और इसको कहा जाएगा बच्चों सोडियम के लवण। ये भी बोल देता है कभी कि बोलेगा क्या कि निम्नलिखित में किसमें सोडियम के लवण पाए जाते हैं, किसमें क्लोराइड के लवण पाए जाते हैं। तो देख लेना, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड के लवण होगा, अगर सोडियम होगा तो सोडियम के लवण होगा। अब बोलेगा सर यहाँ तो दोनों है, तो इसको दोनों को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ ध्यान में रखना बच्चों, Cl को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी Cl को, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्लोराइड के लवण। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, क्लोराइड के लवण, क्योंकि क्लोराइड के लवण इसलिए सोडियम के जगह पोटेशियम भी हो सकता है। बोलो ये किसका लवण होगा, बोलो किसका लवण, क्लोराइड के लवण होगा, होगा ना। अब जैसे हमने लिख दिया MgCl2 लिख दिया, ये किसका लवण हो गया, क्लोराइड के लवण हो गया। अब ये किसका लवण है प्यारे बच्चों, सोडियम के लवण हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग कहेंगे बच्चों लवण के प्रकार में एक है सामान्य लवण, दूसरा हो जाता है बच्चों अम्लीय लवण, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों क्या, भस्मिक लवण, भस्मिक लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मिक लवण। नंबर 1 सामान्य लवण में लिखेंगे बच्चों वैसा लवण जिसमें जिसके अणु में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। यानी इसमें ना तो बच्चों हाइड्रोजन होगा, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद रहेगा, ठीक है। उदाहरण में लिख लेंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण में लिख लेंगे NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4, NH4Cl, है ना, इत्यादि, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा सामान्य लवण के लिए हो जाएगा। सामान्य लवण में क्या होगा, वैसा लवण जिसके अणु में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सामान्य लवण कहलाते हैं। कहीं भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ तो है सर, लेकिन ये अलग नहीं है बच्चों, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, ये अलग नहीं है, इसको पृथक नहीं किया जा सकता कि इससे निकाल लिए वो हाइड्रोजन, नहीं, वो रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, सामान्य लवण। दूसरा क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण, तो बोल सकते हैं बच्चों वैसा अम्ल जिसके अणु में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है अम्लीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अम्लीय लवण कहलाता है। उदाहरण में लिख लेंगे बच्चों, जैसे ले लेते हैं वो H2SO4 अम्ल हो गया, और उसके बाद ले लेते हैं प्यारे बच्चों NaOH। ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटेगा, ठीक, एगो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा बच्चों। सुनो ध्यान से, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है,
ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये बनेगा NaH और क्या SO4 NaHSO4। देखो H2SO4 से एगो हाइड्रोजन को कौन धातु हटाया? सोडियम। यहाँ देखो क्या बोला गया, वैसा अम्ल जिसके अणु में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, यहाँ पकड़ो ये वाला क्या लिखा है, धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो एगो हाइड्रोजन को ये धातु, कौन सा धातु? सोडियम धातु, इसको विस्थापित कर दिया तो बना ना बच्चों NaHSO4 और साथ में क्या बनता है प्यारे बच्चों? जल बनता है। इसको क्या कहेंगे? सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम बाई क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे बच्चों, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। चलो वो काफ़ी है अपना। ये कौन सा अम्ल है प्यारे बच्चों, बता सकते हो? सल्फ्यूरिक। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कैसा अम्ल है? हाँ चल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हो गया। जैसे एक बच्चों दिया है तुम्हारा, एक और दिया उदाहरण, जैसे H3PO4 प्लस ले लिए प्यारे बच्चों NaOH। ठीक है, तो बताओ यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो तो Na, सोडियम हटाएगा, सोडियम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या लिखा जाएगा? NaH2 और क्या लिखा जाएगा? PO4। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एगो हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन है बच्चों, इसको और एक बार हटा सकते हैं हम लोग NaH2PO4, फिर इसको NaOH के साथ में कर दिए तो NaOH के साथ में कर देंगे, फिर ये NaOH क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोक्सन को, एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? Na2 बन जाएगा। Na का हो गया 2 और एगो हो गया क्या? H। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? H हो जाएगा। उसके बाद क्या? PO4 हो जाएगा और क्या बच जाएगा बच्चों? H2O हो जाएगा। देखो इस तरह से आपका किताब डिफिनेशन बता रहा है कि हाइड्रोजन अकेला होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो गो रहा तो फिर से वो अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? Na2HPO4। इसका नाम क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, सोडियम बाईफॉस्फेट कह सकते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहेंगे इसको, दोनों में से कुछ कह सकते हैं इसको। ठीक है, मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, आपको लिखना नहीं है। तीसरा नंबर में आओ, क्या नाम है बोलो? भास्मिक लवण। वैसा भस्म जिसके अणु में दो या दो से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, भास्मिक लवण कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा बच्चों एक जगह छूटा है, ये वाले में, इसमें लिख देना तो अम्लीय लवण का pH मान, अम्लीय लवण खाली होगा, एक लाइन देख लो, का pH मान कितना होगा बच्चों? 7 से कम, क्योंकि अम्ल है, कम होता है। यहाँ लिख देना एक चीज़ को, भास्मिक लवण कहलाते हैं। लिख देना यहाँ पर भास्मिक लवण के लवण का pH मान 7 से क्या होगा बच्चों? अधिक होता है। उदाहरण में ले लेना है बच्चों, PbOH2 प्लस ले लेते हैं बच्चों HNO3, है ना? तो
तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, PbOH NO3 प्लस H2O, ठीक है, NO3 H2O, ठीक। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्साइड आयन तुम्हें दिख रहा होगा, OH वाला है ना, दिख रहा है ना, यही हमारा कैसा लवण होगा, भास्मिक लवण। याद रखना जिसके बीच में OH पाया जाएगा वही भास्मिक लवण कहलाएगा। और भी उदाहरण लेंगे, अन्य उदाहरण, BaOHCl, CaOH2 into Cl, है ना, etc इत्यादि। चलिए एकदम फटाफट लिखा जाए, एकदम धड़ाधड़ लिखो। भास्मिक लवण का पीएच मान कितना? बच्चों कुछ उपयोगी लवण दिया हुआ है ना, आपके बुक में कुछ उपयोगी लवण बोल रहा है। जैसे कि सबसे पहला बच्चों लिखा जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या बच्चों पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? एकदम बच्चा वाला सवाल है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? NaCl। अब तुम्हें ये बताना है सोडियम क्लोराइड कैसे निर्माण होता है। जब क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे कि जब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये बनाया जा सकता है। यानी जब यहाँ लिखेंगे बच्चों निर्माण की विधि, यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, निर्माण की विधि। तो निर्माण की विधि में बच्चों वैज्ञानिक तरीके से देखो, वैज्ञानिक तरीके से क्या करेंगे बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अम्ल है, भस्म है, लवण है, क्या है, बोलो, बोला जाए, भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बोला जाए, HCl से कराई जाती है, तो क्या तैयार होता है बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। साथ ही बोलो बच्चों, साथ ही जल भी बनते हैं, जल भी क्या होते हैं, बनते हैं। तो बोला जाए, इसका सूत्र लिख देंगे बच्चों, बोला जाए क्या सूत्र लिखेंगे, NaOH प्लस क्या, HCl। तो इसमें क्या लगा देंगे बच्चों, NaCl प्लस क्या, H2O। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नमक होगा, यानी सोडियम, इसी को कहेंगे सोडियम क्या बच्चों, क्लोराइड कहेंगे इसी को, ठीक ना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चों साधारण, बोला जाए साधारण नमक। साधारण नमक कैसे तैयार होगा, वैज्ञानिक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, साधारण तरीका क्या होगा, सामान्य तरीका, सामान्य तरीका, दोनों में से कोई भी तरीका पूछ दे तो बना सकते हो, और कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, समुद्र जल का वाष्पीकरण के द्वारा, है ना, समुद्र जल के वाष्पीकरण के द्वारा जो प्राप्त लवण होता है वही क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और इस प्राप्त लवण में कई सारी अशुद्धियाँ भी मौजूद रहती है बच्चों, कई सारी अशुद्धियाँ भी मौजूद रहती है। लिखा जाए जल्दी से फटाफट कि समुद्र के जल का वाष्पीकरण कर, समुद्र जल का वाष्पीकरण कर जो है, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, समुद्र जल
का वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त होता है। परंतु इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ भी प्राप्त होती है, कुछ अशुद्धियाँ भी प्राप्त होती है, जैसे MgCl2, MgOH2 और क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, CaCO3 इत्यादि। ठीक है, ये हो गया सामान्य तरीका। अच्छा बच्चों, सेंधा नमक को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, सेंधा नमक एगो लिख देना कहीं छोटकू सा। सेंधा नमक, इसे चट्टानों को खोदकर, इसे चट्टानों को, इसीलिए वो चट्टान की तरह दिखता है ना, पत्थर की तरह। चट्टानों को खोदकर प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसका सलाह खाने के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं, वही थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ बनता है तो उसी में देने के लिए होता है ना। सेंधा नमक, इसको काला नमक भी कहते हैं ना, खोदकर प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा खट मीठा लगता है, थोड़ा सा नमकीन भी लगता है। खाएगी ना नमक? कुछ बच्चे इतने बड़े वाहियात होते हैं, खूब खाते हैं इसको। ठीक है, और कुछ इसमें बचा क्या? बचा, उपयोग बचा इसका। उपयोग, सुनो, इसका उपयोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसका उपयोग लिख देना। अच्छा, इसको शुद्ध भी किया जा सकता है ना। उपयोग इसका क्या करेंगे? नंबर 1, अचार में, हाँ, परिरक्षक के रूप में, अचार में देता है ना में, ठीक। घरों में बेहतरीन व्यंजन, अच्छा वाला व्यंजन है ना, बनाने में। तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर ये कह सकते हैं बच्चों, कागज बनाने में। चौथा नंबर कह सकते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, अम्ल बनाने में। बतवा खत्म हो गया बच्चों। अच्छा, इसको शुद्ध भी करना था ना, नमक को शुद्ध करना है। छोड़ दो, ठीक है। हाँ, उपयोग लिख दिए तो। हाँ रे, सोडियम क्लोराइड का तो उपयोग होगा, इसी का सोडियम क्लोराइड का तो उपयोग। ये तो सेंधा नमक, एगो नमक ना, वो भी तो नमक है ना, सेंधा हो या गेंदा हो। ठीक है बच्चों, रहने दो यहाँ तक।